बहुत जाने पहचान से चेहरे लग रहे हैं, कुछ नए हैं, उनका परिचय अपन बाद में भी ले लेंगे। सर्वप्रथम वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप के श्री चरणों में नमन। नमन बुजुर्गों के श्री चरणों में। आप सभी युवा लोगों को जय माता जी की। आप सभी को ज्ञात होगा, सर्वप्रथम तो 15 सितंबर की जो रैली हुई थी, जो ऐतिहासिक रैली हुई थी, उस रैली में आप सभी ने तन मन और धन से जो उपस्थित होके उस एक रैली को मां बवंडर का रूप दिया, उसके लिए आप सभी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि आप लोगों ने हमारे एक निमंत्रण पर हजारों की तादाद में आप लोगों को बता रहे। मैं किसी कारणवश 15 सितंबर के बाद आप लोगों के क्षेत्र में नहीं आ पाया, लॉकडाउन था। उसके बाद आप सब देख रहे होंगे हालात कैसे चल रहे हैं। अभी वर्तमान में एक परिवेश चल रहा है, एक 9वीं अनुसूची का मैटर चल रहा है। किस किस को मालूम है 9वीं अनुसूची? एक बार हाथ खड़े करो। 9वीं अनुसूची को किसी को मालूम नहीं मालूम है, लेकिन पढ़ा है मैंने थोड़ा सा। संवैधानिक तौर पर हिंदुस्तान का जब प्रथम संविधान लिखा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, उस समय 9वीं अनुसूची को संविधान में लिखा गया था। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जिन जिन चीजों को लिया गया, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जिन जिन चीजों को लिया गया, उस विषय पर चर्चा करना भी राष्ट्रद्रोह माना जाता है। उस विषय पर चर्चा करना भी राष्ट्रद्रोह माना जाता है। जब देश आजाद हुआ, संविधान लिखा गया, तब 12 मौलिक चीजों को उसके अंतर्गत लिया गया था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है आज की तारीख में कि आरक्षण जैसा मूल मुद्दा, जो भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण को 10 साल के लिए हिंदुस्तान में लागू किया था, 10 साल के लिए क्यों लागू किया गया था? कि उनके समाज के जो अति पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों का स्तर कहीं ना कहीं ऊपर हो जाए, वो समानता के भाव पर थोड़ा सा ऊपर आ जाए, उनके साथ भेदभाव खत्म हो जाए, उनके साथ जातिवाद खत्म हो जाए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। तो 10 साल में उन्होंने एक अनुमान लगाया था, 10 साल में मेरे समाज के लोग, मेरे देश के लोग, मेरे नीचे तबके के लोग 10 साल में एक समानता का भाव ले लेंगे, वो एक जाजम पर आके बैठ जाएंगे, समानता का अधिकार हो जाएगा। तो उन लोगों को कुछ विशेष अधिकार देकर राजपूतों से, ब्राह्मणों से, बनियों से इनके अधिकार छीन लिए गए और उन लोगों को दिए गए। उस समय हमारे जो पूर्वज यथावत थे, उन्होंने सारी अपनी रियासतें दे दी समानता के नाम पर। इतना त्याग कोई नहीं करता है जो हमने किया। समानता के नाम पर हमारा सब कुछ दे दिया उनको कि एक काम करो, अगर देश वास्तविक में एक जाजम पर बैठता हो, समानता के आधार पर देश चलता हो, एक नागरिक, एक देश, एक संविधान हो के अगर चलता हो, तो हम हमारा सब कुछ देने के लिए तैयार है। उन्होंने 564 रियासतों को उसमें विलीन करवा दिया। 10 साल का आरक्षण, लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई, नेता लोग आए। जब इन लोगों ने देखा कि यार आरक्षण को अगर हमने खत्म कर दिया, तो फिर हम चुनाव लड़ेंगे किस बेस पे? हम किस बेस पे चुनाव लड़ेंगे? तो उन लोगों ने सीधा सीधा एक पल्ला करा, आरक्षण को हर 10 साल के लिए इंक्रीमेंट करते रहे। एक समय था जब देश आजाद हुआ था, 1950 में लोकतंत्र व्यवस्था जमी थी, तब जब देश के राजनीति हुआ करती थी, इंदिरा नेहरू की राजनीति जो होती थी, वो देश की राजनीति होती थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति होती थी, देश की राजनीति होती थी। फिर समय बदला, 10-20 साल निकले, उसके बाद जो राजनीति आई, वो राजनीति धर्म की राजनीति हो गई, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति हो गई। कट्टरतावादी राजनीति, एक हिंदू की तरफ होगी पार्टी, एक पार्टी मुसलमान की तरफ हो गई। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बाद अब जात पात की राजनीति चालू हो गई। अब जो नेता लोग हैं ना, हमको जात पात के नाम पर बांट रहे हैं। जब ये वोट लेने आते हैं तो हिंदुत्व के नाम से वोट लिए जाते हैं हमसे, कि हम हिंदू है, हमें इस पार्टी को समर्थन करना है, हम हिंदू एक होकर चलेंगे। हिंदुत्व के नाम पे जब हमसे वोट लिए जाते हैं, लेकिन जब हमें देने की बारी आती है, तो हमारा मामा जैसा शिवराज, अभी 2 दिन पहले उसने घोषणा करी है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को विशेष अधिकार करके उनके सारे लोन माफ कर दिए। क्यों? सामान्य में कोई गरीब परिवार नहीं है, यहाँ हर आदमी सक्षम है जहाँ बैठा हुआ है, सामान्य में गरीब नहीं है। आज भी हमारे सामान्य वर्ग में 70% लोग गरीब है, 70% लोग गरीब है। उनके यहाँ आज भी अगर एक दिन काम नहीं करते हैं तो चूल्हा नहीं जलता है। यहाँ कुछ लोग भाई नहीं आ पाए, उसका कारण भी यही है कि कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। अगर वो ऐसे राजपूत समाज की मीटिंग अटेंड करने लग गए तो फिर वो करेगा कौन? उनके घर का पालन पोषण कौन करेगा? और कुछ लोग तो आना ही नहीं चाहते, उनको उनकी चिंता नहीं, उनके बच्चों की चिंता नहीं, उनको समाज की चिंता नहीं। वो जो इंसान अपने आप का सगा नहीं होता, मैं नहीं जानता को किसी और का सगा हो सकता हो। अगर हमें हमारे अधिकार के लिए लड़ना है,
तो हमें उतरना पड़ेगा, हमें सक्रिय होना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। लड़ने से मतलब ये नहीं कि हमें सिर काट देने हैं, लड़ने से मतलब ये कभी नहीं है कि हमें सिर काटने हैं, लेकिन हाँ हमें सिर गिनाने पड़ेंगे। वो कब हो पाएगा? जब हम सब एकजुट होकर एक जाजम पर बैठेंगे, एक सुर में बात करेंगे। और हमारा सौभाग्य है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करने जैसा एक ऐसा संगठन आज राजपूत समाज के बीच में है जो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अगर आप राजपूत है और कहीं ना कहीं आप उलझ जाते हैं तो कहीं इन जिस आदमी को बोलते हैं मैं करनी सेना में हूं, तो उसका कहीं ना कहीं आपका प्रभाव अलग पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करने का सोच भी रहा होगा तो कतई भी नहीं करेगा, क्योंकि आप करनी सेना के कार्यकर्ता हैं, आप करनी सेना के पदाधिकारी है। अब वास्तविक जरूरत है हमें, जिन लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है वो पिछले 70 साल से वहीं के वहीं है, तो ऐसे गधों को पालने से मतलब क्या? जिनका स्तर ही ऊपर नहीं हो पा रहा है, उनको अच्छी शिक्षा दो, आप उनके लिए अच्छे रोजगार मुहैया करवाओ, उन लोगों के लिए अच्छे हॉस्टल बनवाओ, उनके लिए बुक्स दो, लाइब्रेरी बनवाओ। इस तरह के विकास उनके लिए करो, ना कि हमारे 90% लाने वाले घोड़े के पांव में जंजीर बांध दो और गधे को आगे निकाल दो। ये देश कैसे देश विकासशील और विकसितशील होगा? प्रतिभाओं का आप गला घोटने की प्लानिंग कर रहे हो, प्रतिभाओं को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हो, और आप एक तरफ कह रहे हो कि देश को विकासशील बनाना है, विकसितशील बनाना है, देश के युवाओं को आगे बढ़ाना है। कहीं ना कहीं आपने युवाओं के पांव में इतनी बड़ी बड़ी जंजीरें डाल दी और आप कह रहे हो देश को आगे बढ़ाना। अरे कैसे आगे बढ़ाओगे? अगर युवाओं के पांव में प्रतिभाओं को जंजीर में बांध दिया जाएगा तो कोई भी देश विकासशील और विकसितशील नहीं हो सकता। और हमारी लड़ाई है ये, हम ये बात करते हैं हमारी लड़ाई है, और हमारी लड़ाई हम खुद नहीं लड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं लड़ सकती। आज हम इस चीज को भुगत रहे हैं, आने वाली हमारी पीढ़ी भुगतेगी अगर हम आज भी मौन रहे तो। आपके क्षेत्र में नेता आते हैं, उज्जैन जिले के देखो, आप हिम्मत देखो, उज्जैन जिले के 2 विधायक और 1 सांसद ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए जातिगत आधार पर उन्होंने लेटर जारी कर दिया। तीनों ही रिजर्व सीट से हैं, उन्होंने लेटर जारी कर दिया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ही समाज के लोग, जिनको हम अपने अमूल्य मत देके अपनी बात संसद में रखने के लिए पहुंचाते हैं, चुनकर पहुंचाते हैं, और वहां वो मौन बैठे रहते हैं, उनको सांप सूंघ जाता है, वो ऐसे बैठे रहते हैं। जो भी अच्छा बुरा होता है उसको बिना कुछ देखे, बिना कुछ विरोध करे हस्ताक्षर कर देते हैं। और यही हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी माओ ने ऐसे नपुंसक नेता पैदा कर दिए। अगर सुरवीर पैदा करती तो वहां भी आवाज उठाता, क्योंकि राजपूत समाज हमेशा गलत के साथ गलत की जोर से आवाज उठाता है। जो गलत है उसको हमेशा बोलना चाहिए, और जो राजपूत अगर गलत को, मैं बोलना चाहता हूं कि अगर तुम वहां ऐसे संसद में बैठे हो, सर्वोच्च पंचायत में बैठकर भी तुम गलत को गलत नहीं बोल सकते, तो तुम्हें धिक्कार है तुम्हारे राजपूत होने पर। तुम्हें तुरंत प्रभाव से अपनी जात बदल देनी चाहिए और रिजर्व सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, और ऐसे राजपूत नेताओं को निष्कासित कर देना चाहिए। आपके क्षेत्र में सारा जम के विरोध करो, भगा दो यहां से डंडे मार के। ऐसे नेताओं को अपने क्षेत्र में मत आने दो, जिनको आपका वोट जब चाहिए तब वो प्यार से बात करते हो, जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है तो 50 फोन लगाओ, उनका पीए भी फोन नहीं उठाता। आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको आपका अधिकार खुद लेना पड़ेगा, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। वो जो वोट मांगने 5 साल में एक बार आपके घर आता है, उसी समय डंडा तैयार रखो। आपके परिवार का कोई व्यक्ति उसको बुलाता है, पहले ही बोल दो भैया आएगा, विरोध करेंगे, इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। जो व्यक्ति आपकी बात पर खरा उतरे, जो व्यक्ति आपकी मांगों को माने, वो सबसे पहले, अभी जितने भी नेता है उनको सबसे पहले, चाहे बीजेपी का है या कांग्रेस का है, उससे पूछो 9वीं अनुसूची में आपका मत क्या है, आपकी पार्टी का मत क्या है, आप क्या करना चाहते हो। ऐसे ही अगर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम जो चिल्लाते हैं आरक्षण मुर्दाबाद, ये बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, हमारे सारे लोकतांत्रिक अधिकार हमसे छीन लिए जाएंगे। इस लोकतांत्रिक देश में कि हमें हमारा अधिकार के खिलाफ बोलने का भी अधिकार नहीं, जो गलत है उसके खिलाफ बोलने का भी अधिकार नहीं। ये बड़े बड़े नेता है, दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हमारे देश का है, लेकिन क्या उसको नहीं दिखता कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किया जाए, ना कि जातिगत आधार पर लागू किया जाए। एक तरफ आप समानता की बात करते हो और हिंदुस्तान को जात पात के नाम पर बांट रहे हो। यह तब तक होता रहेगा जब तक आप सहन करते रहोगे। आपके बीच में आदमी गलत है, आपका अपना भाई गलत है, तो उसको गलत बोलो, उसका विरोध करो। यह है क्षत्रिय।
आप लोगों के बीच में आने का उद्देश्य यह है कि अब आप लोगों को वापस भिड़ना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बड़ी रैली निकाल रहे, लाखों लोग इकट्ठे कर देते हैं और उसके बाद में सब आराम से सो जाते हैं। चलो, अरे एक बार साल में एक बार बम फोड़ने से कुछ नहीं होगा। हमें हमारे जिंदा है तो जिंदा नजर आना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जब मैं पूरा जिला घूमता हूं, मैं एक एक घर घूम सकता हूं, तो आप तो आपका गांव घूम सकते हो, आपके पड़ोस के 5 गांव घूम सकते हो। हर गांव में करणी सेना का गठन करो। आज हिंदुस्तान में सिर्फ राजपूत समाज का एक ऐसा संगठन है करणी सेना, जो वास्तव में राजपूतों के अधिकार के लिए लड़ता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप में से लोग बोल रहे हैं कि आज आपके बीच में करणी सेना ऐसा संगठन आ गया है। ये हमारा सौभाग्य है, करणी सेना के माध्यम से कम राजपूत एक जाजम पर तो बेटा है। राजपूत में एकता तो आई है। राजपूतों के ऊपर कोई दूसरी चार हाथ उठाने से पहले सोचती तो है कि करणी सेना बेटी कल रात को हमारे घर में क्या हो जाएगा हमें नहीं मालूम पड़ेगा। अगर कोई संगठन आपके बीच में इतनी ताकत के साथ खड़ा है तो मैं चाहता हूं कि उस संगठन को और मजबूती आप लोग दो। आप लोगों से संगठन ज्यादा समय नहीं मांग रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका दिन में 1 घंटा, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन अगर आपने संगठन को दे दिया, तो जिस ताकत से संगठन आज हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर संगठन बनाया करणी सेना, आप विश्वास दिलाता हूं दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन बनने में उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन बस शर्त है कि आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगी। आप लोगों के अंदर जो कहीं न कहीं आप लोगों का स्वाभिमान थोड़ा सा दब गया, उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। जो गलत है उसके खिलाफ जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और इस आरक्षण और ST/SC एक्ट के खिलाफ हम आज नहीं खड़े हुए ना, हम भविष्य में हमारे बच्चों में इतनी ताकत नहीं होगी जो खड़े हो पाएंगे। आप आपके भविष्य की चिंता मत करो, आपकी पीढ़ी आने वाले बच्चे के भविष्य की चिंता करो। आज आपके घर के सामने कोई पत्थर फेंक जाता है तो आपका खून खोल जाता है, आप पूरी रात नहीं सो पाते हो, आप ढूंढते रहते हो यार मेरे बच्चे के ऊपर किसने हाथ पकड़ लिया है, पत्थर फेंक दिया है। तो फिर आज आपकी आंख के सामने हो रहा है कि आप हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो कितनी भी अच्छी एजुकेशन ले ले, उसके बाद भी वो कोई सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते। वो 40% वाला बंदा उनसे ज्यादा आगे निकल जाएगा। एक अधिकारी बनकर वो 40% वाला बैठेगा और 90% वाला आपका बच्चा वहां चपड़ासी बनेगा, तो आपको अच्छा लगेगा? कहीं ना कहीं उसके अंदर का जो स्वाभिमान है वो डल हो जाएगा, उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। तो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमें खड़ा होना है, लड़ना है। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि किसी को मारना है, लेकिन हमें अब एकजुट होकर काम करना है। ये राजनेता जो हमें बिखेर रहे हैं, कतई हमें बिखरना नहीं है। जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमारे लिए खड़ा रहेगा, हम पूरे जोर से उसके साथ खड़े रहेंगे। बस इसी चीज के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कि आप लोग इतने दिन से जो सक्रियता नहीं थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग संगठन को मजबूती देने के लिए थोड़े से सक्रिय हो जाए, अपने लोगों से मिले। ऐसा नहीं है कि आपके क्षेत्र में ही है, जहां जहां इंदौर जिले में, मध्य प्रदेश में आपके लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा करणी सेना से जोड़े। राजनीति अपनी जगह, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं, आप राजनीति करो। लेकिन जब समाज की बात आए तो राजनीति का झंडा दूर फेंक दो। मेरी इतनी सी बात मान लेना कि राजनीति का झंडा दूर फेंक देना और समाज का झंडा उठा लेना, आपका समाज जीवन में कभी भी घुटनों के बल पे नहीं बैठेगा, हमेशा दौड़ता रहेगा। बस शर्त है आप युवाओं ने अगर राजनीतिक भाव छोड़ के सामाजिक हित से काम किया तो दुनिया की कोई ताकत राजपूत समाज को नीचा नहीं दिखा सकती। इसी उम्मीद के साथ आज आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग समाज के लिए तत्पर रहेंगे और युवाओं को समाज का पुरजोर समर्थन करेंगे, करणी सेना का समर्थन करेंगे। और जहां आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ी है, जब जब आपने मुझे याद किया, मैं हमेशा आया हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं भविष्य में जब भी आपको जरूरत पड़े, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप याद करेंगे, पूरी करणी सेना इंदौर मध्य प्रदेश आपके साथ खड़ी, कंधा से कंधा मिला के आपके 12 गांव की इकाई में जब भी आता हूं, एक बात जरूर बोलता हूं, जब भी आपको जरूरत पड़े एक बार आपके भाई को जरूर याद